हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपके खाने में क्या क्या दिखाई दे रहा है सामने। सी दिस इज़ पोटैटो। पोटैटो इज़ स्टोर ऑफ स्टार्च। स्टार्च। बनाना इज़ ऑल्सो हैविंग स्टार्च। खाने में अगर हम देखें तो आप चपाती खाते हैं या राइस खाते हैं। राइस इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वीट है, वीट में भी कार्बोहाइड्रेट है। जितने भी अपने अनाज हैं उनमें ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। जो दालें हैं वो प्रोटीन रिच सोर्स हैं। और ऑयली अगर हम देखें तो जैसे मूंगफली है, इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है, लिपिड भी ज़्यादा है। थोड़ा सा जनरल होना पड़ेगा आपको। सो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिए, जितने भी अनाज हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, जैसे फ्रूट्स में मेनली हम देखें ऑरेंज और नॉट ऑरेंज के अंदर कम मिलेगा। बनाना है, बनाना में लॉट ऑफ स्टार्च इज़ देयर। पोटैटो है, पोटैटो में भी स्टार्च है। ये मक्का दिखाई दे रहा है, मक्का प्रोटीन रिच भी है, हालांकि इसमें स्टार्च भी है। सो आई होप you are ready to start with carbohydrates. So let's start with carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट, अगर हम वर्ड को तोड़ें तो वी विल बी हैविंग हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बो, कार्बन, हाइड्रेट, हाइड्रा वर्ड इज यूज्ड फॉर वाटर, मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहाँ पर आएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। जस्ट लुक एट दिस। सबसे पहले हम ये पॉइंट पढ़ेंगे। CnH2ON इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जितना यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है उतना ही कार्बन है। CnH2ON। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मॉलिक्यूल C6H12O6। C6H12O6 में कार्बन का नंबर 6 है और वाटर भी कितने हैं, 6। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H2O6। यहाँ पर अगर हम 6 लगा दें, यहाँ भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो दिस इज C6H12O6। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CnH2ON। एग्जाम्पल इज C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सभी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, C6H12O6। आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में आपको नाइट्रोजन या फॉस्फोरस भी मिल सकता है, जैसे N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। काइटिन, काइटिन इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन किसका बना है, काइटिन का, और काइटिन किसका पॉलीमर है, N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अब यहाँ देखिए ग्लूकोज के साथ अमाइन ग्रुप है, अमाइन मतलब NH2, सो दिस इज हैविंग नाइट्रोजन। सो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। कुछ में फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा कुछ में नाइट्रोजन या फॉस्फोरस है। इससे पीछे हम 2 बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हैं। वन इज प्रोटीन, तो प्रोटीन में आपको मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और साथ में सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। न्यूक्लिक एसिड में क्या पड़ा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ध्यान रहे, डीएनए में, आरएनए में आपको फॉस्फोरस मिलेगा, सल्फर नहीं मिलेगा। प्रोटीन में आपको क्या मिलेगा, सल्फर। हालांकि कुछ प्रोटीन में फॉस्फोरस भी होता है, जैसे फोस्फोप्रोटीन, केसिन मिल्क प्रोटीन है। लेकिन जनरल बात करें तो सभी प्रोटीन्स या जो अमाइनो एसिड्स हैं किसके बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। डीएनए में देखें, न्यूक्लिक एसिड में देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है CnH2ON, कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। जैसे HCHO। HCHO को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे C1H2O1
बट दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, दिस इज एसिटिक एसिड। अगर इस फॉर्मूला में हम इसको लिखना चाहें तो दिस विल बी C2H2O2 एसिटिक एसिड, दिस इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तो जनरल फॉर्मूला इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CnH2ON, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते, इवन देन दे आर कार्बोहाइड्रेट। ये आप पढ़ चुके हैं। डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज इज ए 5 कार्बन शुगर, डी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O4। एम्पेरिकल फॉर्मूला में फिट करने के लिए यहाँ पर एक और ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए थी CO5, लेकिन यहाँ पर है O4। सो ज़रूरी नहीं है कि सभी इसी फॉर्मूला को फॉलो करें, कुछ इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कुछ इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहे बट वो कार्बोहाइड्रेट हैं। डाइट में देखें तो सबसे ज़्यादा, अगर हमारी डाइट में देखें कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन में सबसे ज़्यादा बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है। बैलेंस्ड डाइट के अकॉर्डिंग हमको 500 ग्राम डेली कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इतना ज़्यादा खाने के बावजूद प्रोटीन हमारी डाइट में 150 ग्राम है। प्रोटीन कितना है? 150 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट कितना है? 500 ग्राम। लेकिन सेल में देखें तो सेल के अंदर कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है? 3%, जबकि प्रोटीन हमने कितना बताया था? 6 to 8%। कौन ज़्यादा? प्रोटीन। डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने के बावजूद सेल के अंदर ये आपको कम मिलेगा, बिकॉज दिस इज मेजर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रोल कम है, ये सिर्फ 3% ही मिलेंगे सेलुलर पूल में। और एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड हैं, दे मेनली प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि जैसे ही हमने कार्बोहाइड्रेट खाए कुछ घंटों में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रेस्पायरेशन में यूज होंगे एंड दे आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यही वजह है कि डाइट में ज़्यादा होने के बावजूद जो है सेल के अंदर कम है, बिकॉज दे आर एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। कितना एनर्जी मिलती है उसको जानने के लिए पहले हम ये 2 टर्म पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। याद करने का तरीका है, ग्रोस का मतलब होता है टोटल, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेस है उनको हम कह रहे हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर कितना एनर्जी देगा, दैट इज फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनसाइड बॉडी, that is physiological fuel value, and this is 4 kilocalorie. Gross calorific total value, gross means total। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में टोटल कितना एनर्जी है, दैट इज ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। और ये हम कैलकुलेट करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में। बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या, इक्विपमेंट है जिसमें हम क्या डालेंगे? कार्बोहाइड्रेट, हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न करेंगे, जितना हीट लिबरेट होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने पर मिलती है 4.1 किलो कैलोरी, जबकि बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगा तो 4 किलो कैलोरी। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कम क्यों है? आंसर रहेगा लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि कभी भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन 100% नहीं है। जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। एटीपी की फॉर्म में जो बॉडी में एनर्जी स्टोर हो रही है वो टोटल नहीं हो रही है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। सो फिर से देखेंगे ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। 1 ग्राम फूड को, कोई भी, यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, आगे लिपिड और प्रोटीन भी पढ़ेंगे। 1 ग्राम फूड को बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न करने पर जो एनर्जी लिबरेट होती है उसे हम कहेंगे ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। बॉडी के अंदर 1 ग्राम फूड जितनी एनर्जी देगा उसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। सो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन के लिए भी ये कितना रहेगा? 4 किलो कैलोरी। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के लिए वैल्यू रहेगी 4.1 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव 5.65 किलो कैलोरी। प्रोटीन का ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 5.65, कार्बोहाइड्रेट का
4.1 और फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू दोनों फूड की सेम है 4 4 4 फॉर कार्बोहाइड्रेट 4 फॉर प्रोटीन. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मेनली. इसके अलावा कुछ में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो सकता है. इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला है CnH2ON, इसीलिए हमने इनको कहा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और वर्ड भी यहीं से डिराइव हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स. डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है और ये इसके अंदर जो है जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का वो फॉलो नहीं होता है. फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए 4, प्रोटीन के लिए भी 4. ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए रहेगी 4.1, प्रोटीन के लिए 5.65. 500 ग्राम डेली हमें डाइट में एज ए बैलेंस्ड डाइट कार्बोहाइड्रेट चाहिए. मेनली एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रोटीन. 3% सेल के अंदर जो है टोटल कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट होगा 3, जबकि प्रोटीन हमें डेली चाहिए 150 ग्राम और बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर है वो रहेगा 10 to 15 सॉरी 6 to 8 ब्लड में होता है. 10 to 15% जो है प्रोटीन कहाँ रहेगा सेल के अंदर. अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक डेरिवेटिव. पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH. कार्बोहाइड्रेट्स में एक से ज़्यादा OH ग्रुप हैं पॉलीहाइड्रोक्सी. इसके साथ इनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटो ग्रुप होगा. सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO या कीटो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O. एल्डिहाइड और कीटो दोनों में से कोई एक होगा. इसके अलावा बहुत सारे क्या होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे. कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. सैकेरा का मतलब होता है शुगर. सैकेरा मीन्स शुगर, मोनो मीन्स 1. सो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर हैविंग जस्ट 1 sugar. ओलिगोसैकेराइड, they are having 2 to 9 monosaccharide unit and which are joined together by glycosidic bond. जैसे हमने प्रोटीन्स में पढ़ा polypeptide. Polypeptide means chain of many amino acid which are joined together by peptide bond. So 2 अमाइनो एसिड के बीच में कौन सी बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड. इसी तरह 2 मोनोसैकेराइड के बीच में कौन सी बॉन्ड होगी? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. आगे की स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे बॉन्ड कहाँ बनती है, कैसे बनती है, किसके बीच में बनती है. सो ओलिगोसैकेराइड्स आर हैविंग 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट. Polysaccharide, poly means many, they are having more than 9 monosaccharide unit. Monosaccharide simplest carbohydrate हैं. They are generally water soluble and sweet in taste. Glucose, galactose, fructose, these are monosaccharide and they are sweet in taste. जनरली वाटर सोल्यूबल. एंड ध्यान रहे इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. दीज आर सिंपलेस्ट शुगर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. इस वर्ड का मीनिंग भी हम आगे वाली स्लाइड में जानेंगे. ये जो ओलिगोसैकेराइड है दे आर मेड अप ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट. इट मीन्स इनका जब हाइड्रोलिसिस होगा, ओलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस क्या रिलीज करेंगे? मोनोसैकेराइड. इसी तरह पॉलीसैकेराइड का भी जब हाइड्रोलिसिस होगा तो वो क्या रिलीज करेंगे? मोनोसैकेराइड. हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन बाय यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. जैसे अगर हम बात करें पॉलीपेप्टाइड आर मेड अप ऑफ मैनी अमीनो एसिड. अगर पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें क्या मिलेगा? अमीनो एसिड. इसी तरह ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होने पर हमें क्या मिलेगा? मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट शुगर है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर. दिस वन, this is penultimate carbon. By convention glyceraldehyde, this is glyceraldehyde. By convention glyceraldehyde को हमने बेस माना है. अगर ग्लिसरल्डिहाइड में OH ग्रुप इधर है तो इसको हमने कहा डी ग्लिसरल्डिहाइड, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उसको हमने कहा L.
अमाइनो एसिड में अगर याद हो तो अमाइनो ग्रुप हमने इस साइड ड्रॉ किया था। प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं ऑल आर एल अमीनो एसिड। नेचर में आपको दोनों मिलेंगे, डी एज वेल एज एल, लेकिन प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट होंगे वो कौन से होंगे? एल अमीनो एसिड। और कैसे माना है हमने उनको? इस ग्लिसरल्डिहाइड की कन्फिग्रेशन के बेस पे। पेनल्टीमेट कार्बन पर अगर OH इधर है तो ये डी ग्लिसरॉल है, और इधर है तो ये एल ग्लिसरॉल है, सॉरी ग्लिसरल्डिहाइड है। जितनी भी नेचुरली अकरिंग शुगर हैं वो आपको डी ग्लूकोज मिलेंगी। अपनी बॉडी के अंदर जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे मिलेंगे? डी। हालांकि लेबोरेटरी में वो एल फॉर्म में भी रहेंगे, ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, डी एंड एल। ये देखो OH ग्रुप, पेनल्टीमेट कार्बन आपको देखना है। पेनल्टीमेट यहाँ पर लास्ट कार्बन क्या है? 6। पेनल्टीमेट का मतलब लास्ट बट 1। 6 के बाद कौन आता है? 5। तो 5 पेनल्टीमेट कार्बन है। यहाँ पर 3 कार्बन है तो ये 3rd नंबर है, तो ये 2 नंबर पेनल्टीमेट कार्बन है। तो पेनल्टीमेट कार्बन पर अगर OH राइट हैंड साइड है, ये देखो, तो इसको हमने कहा डी ग्लूकोज। लेकिन अगर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हमने कहा एल ग्लूकोज। बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ऑल आर डी ग्लूकोज, लेकिन अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से हैं? एल ग्लूकोज। सो पेनल्टीमेट कार्बन पर अगर OH राइट हैंड साइड पर है, डी एल्डिहाइड या सॉरी डी कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, अगर इसको हम डी कहेंगे, डी आइसोमर, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एल कहेंगे। अमीनो एसिड में हम यहाँ पर NH2 की पोजीशन देख रहे हैं, और ग्लूकोज के अंदर या कार्बोहाइड्रेट में हम क्या देख रहे हैं? OH। तो अगर पेनल्टीमेट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर है तो ये डी है, डी ग्लूकोज है, और लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये एल ग्लूकोज है। यस, जैसे हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बताया कि किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ओपन चेन से रिंग स्ट्रक्चर, इसी तरह यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज, ये गैलेक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये रिंग स्ट्रक्चर है, और ये फ्रैक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? पीछे हमने कहा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगी? एल्डिहाइड एंड पेनल्टीमेट कार्बन। तो एल्डिहाइड और पेनल्टीमेट कार्बन के बीच में देखो 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर्ड रिंग रहेगी। यहाँ बॉन्ड बनेगी कीटो ग्रुप एंड पेनल्टीमेट कार्बन। तो देखो कितने कार्बन रहेंगे? 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन 5। तो फ्रक्टोज के अंदर जो ये फ्रक्टोज कीटो शुगर है, कीटो शुगर में जो रिंग है वो एक नंबर कम मेंबर रहेगा। यहाँ पर देखो 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन, 6 कार्बन ग्लूकोज में 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 कार्बन गैलेक्टोज में भी 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन 6 कार्बन फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग है, बिकॉज ये कीटो शुगर है। और हमें मालूम है कि कीटो कौन से नंबर पे होगा? नंबर 2 पर, जबकि एल्डिहाइड कहाँ होता है? नंबर 1 पर। तो सेम कार्बन के कीटो शुगर में रिंग में एक मेंबर कम होगा। गैलेक्टोज 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है, लेकिन गैलेक्टोज की रिंग 6 मेंबर्ड है, इसकी रिंग 5 मेंबर्ड है। जस्ट आपको ये याद रखना है कि बॉन्ड बनी कहाँ है। यहाँ बॉन्ड बनेगी कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में, यहाँ बनेगी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, यहाँ भी बनेगी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। ना जैसा कि हमने पहले बताया ग्लूकोज ग्रेप शुगर है। ग्रेप्स के अंदर कौन सी शुगर है? ग्लूकोज। ब्लड शुगर, हमारे ब्लड में भी कौन सी शुगर है? ग्लूकोज। नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड इन फास्टिंग पर्सन। यानी कि जैसे अगर आप रात को डिनर कर कर सोए हैं तो सुबह आप उठेंगे तो आप सोचिए आपका जितना भी बॉडी में ग्लूकोज लेवल था, जो ग्लाइकोजन लेवल था, जो भी टोटल आपका ग्लाइकोजन था, सो टोटली एग्जॉस्ट हो गया है और अब वो फास्टिंग के बराबर ही होगा। क्योंकि जब तक आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हम आप क्या कहें, आप कह सकते हैं कि आप फास्ट पर हो, या फिर 8 आवर खाने के बाद, दोनों बराबर बातें हैं। क्योंकि लगभग 8 आवर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो डाइजेस्ट होकर मेटाबोलाइज बॉडी के अंदर एसिमिलेट हो गया है, स्टोर हो गया। किस फॉर्म में, वो हम आगे के पॉइंट में पढ़ेंगे। सो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड इन फास्टिंग पर्सन, और
8 आवर आफ्टर डाइट, डाइट लेने के 8 घंटे के बाद। फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, गैलेक्टोज इज ब्रेन शुगर। ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनमें आपको कौन सी शुगर मिलेगी, गैलेक्टोज, और फ्रूट्स में कौन सी शुगर है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर ग्लूकोज होमियोस्टेसिस मतलब कांस्टेंट लेवल ऑफ ग्लूकोज कैसे मेंटेन होगा, इट इज मेंटेन्ड बाय 2 हार्मोन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। हालांकि और हार्मोन भी इन्वॉल्व है, कॉर्टिसोल है, एपिनेफ्रिन है, जो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम बेसिक बात कर रहे हैं कि डे टू डे लेवल पे हाउ द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज रेगुलेटेड नॉर्मल कंडीशन में। कैसे, मान लीजिए आपने चपाती खाई, राइस लिए, स्टार्च है, स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्च डाइजेस्ट होने पर क्या देगा, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज बॉडी जो एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग है, सेल्स है, उसको एब्जॉर्ब करेंगी, ब्लड को देंगी, और ब्लड के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ब्लड के थ्रू वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, लिवर में। क्या कहा है हमने अब तक, इफ़ वी टेक स्टार्च, चपाती है, राइस है, विद इन द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। स्टार्च किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज से, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, दैट ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब बाय सेल, सेल उसको पास करेंगी ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ग्लूकोज कहाँ जाएगा, लीवर में। अब लीवर का काम है कि उस ग्लूकोज को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन 2 जगह स्टोर होता है, एक तो लीवर में और एक मसल में। तो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड सीधा कहाँ जाएगा, लीवर में, और लीवर में जाने पर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस कब होगा, खाना खाने के बाद। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो वो ग्लूकोज लीवर सेल में जाएगा, और लीवर सेल में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल कौन से हार्मोन की वजह से कम होगा, ब्लड में, सॉरी, ग्लूकोज का लेवल, नॉट इंसुलिन, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कौन से हार्मोन की वजह से कम होगा, इंसुलिन की वजह से। लेकिन आपको खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, धीरे धीरे जो ग्लूकोज ब्लड में थी वो यूज हो गई है, रेस्पायरेशन में मेटाबोलाइज हो गई है। तो अब क्या होगा, जो इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज लीवर में गया था और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया था, ग्लाइकोजन में, अब वो ग्लाइकोजन वापस किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में, एंड दैट ग्लूकोज इज यूज्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये लीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी ऑर्गन्स की ग्लूकोज डिमांड को मीट आउट करना। सिंपल सा समझ सकते हैं, बाकी हार्मोन का नहीं याद होता है कोई बात नहीं, क्योंकि आगे एक चैप्टर में हम इसको बहुत लास्ट में पढ़ेंगे। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मीन्स मोर और लेस ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में कांस्टेंट रहता है, और किसी वजह से अगर कम या ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा लीवर में, और लीवर का काम है ग्लूकोज को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में। हो गया ब्लड में ग्लूकोज कम, कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होगा, इंसुलिन। एक्चुअली इंसुलिन ग्लूकोज की एंट्री कराता है कहाँ पर, लीवर सेल में। इसके बाद जैसे जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा, जो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर है, अब वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। पहले हमने किया था ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। अब अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज लीवर जो है बाकी ऑर्गन्स को भेज देगा। मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है, लेकिन मसल्स अपना ग्लाइकोजन खुद अपने लिए ही यूज करती हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। मान लीजिए कोई मस्कुलर एक्टिविटी है, हैवी एक्सरसाइज है या हैवी लोड ऑफ वर्क है, उस दौरान मसल को एनर्जी की ज़रूरत है, तो उसी दौरान मसल अपना ग्लाइकोजन यूज करेगी, किसी दूसरे ऑर्गन को नहीं देती है। ये भी हम आगे रीज़न बताएंगे क्यों।
सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। एक पॉइंट हमने पीछे, अगर आपका अमाइनो एसिड का याद हो तो हमने बताया था 2 तरह के अमाइनो एसिड हैं, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर मान लीजिए आप फास्टिंग पर हैं और जितना ग्लाइकोजन लीवर में था सब डाइजेस्ट हो चुका है, हाइड्रोलाइज हो चुका है, लेकिन बॉडी को अभी भी ग्लूकोज चाहिए। कुछ ऑर्गन कहेंगे लीवर को भैया ला कर दो, तो लीवर क्या करेगा, प्रोटीन्स को और लिपिड को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में। व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये टर्म हम पीछे बता चुके हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नया, आपको याद करना है, हिंट्स दे रही हूँ। नया ग्लूकोज, नया ग्लूकोज मतलब वो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से नहीं बन रहा है, किससे बन रहा है, प्रोटीन एंड लिपिड से। ये कब होगा, स्टारवेशन पे या जब आप फास्टिंग पे होगे। तो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी हम एक और शुगर पढ़ रहे हैं, दैट इज राइबोज। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, जहाँ पर सभी OH एक ही साइड पर हैं। रिंग फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। रिंग जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होगा, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर बनेगी कार्बन नंबर 1 एंड 4, ये पेनल्टीमेट कार्बन है 4। तो कितने मेंबर होंगे, 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन, तो हमारे पास पेंटागन मिलेगा। ये देखो, इसको हम कहते हैं फ्यूरेनोज रिंग। तो ये राइबोज है, यहाँ पर ये OH अगर रिंग के ऊपर है तो इसको कहेंगे बीटा राइबोज, एंड दिस इज अल्फा राइबोज। दिस इज राइबोज शुगर, HOH HOH HCH2H। यहाँ ध्यान देना है, कार्बन नंबर 2 पर राइबोज में क्या है, OH, जबकि डीऑक्सी राइबोज में यहाँ क्या प्रेजेंट है, H। दिस शुगर डीऑक्सी राइबोज कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड में, DNA में, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, कौन सी शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है, कार्बन नंबर 2 पर यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ कौन सा ग्रुप होगा, H। सो दिस इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। Here we will discuss some of the functions of monosaccharide। ग्लूकोज चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, अपनी बॉडी के अंदर जो भी रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी जो लिबरेट होती है, दैट मेनली कम्स फ्रॉम ग्लूकोज। हालांकि जब ग्लूकोज टोटली एग्जॉस्ट हो चुका है, यूज हो चुका है, तब फैट्स एंड प्रोटीन भी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट चीफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। सो मेन एनर्जी हमारी बॉडी को मिल रही है, दैट इज फ्रॉम ग्लूकोज। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ये हमने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में बात की थी। ओलिगोसैकेराइड आर मेड अप ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड, और अगर 9 से ज़्यादा है तो पॉलीसैकेराइड। इसका मतलब ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, मोनोसैकेराइड। राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन RNA एंड ATP, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट है, DNA में। ना व्हाट इज ATP, ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप पीछे न्यूक्लिक एसिड पढ़ चुके हैं, एडिनोसिन मतलब एडिनिन प्लस राइबोज शुगर। सो ATP के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, एडिनिन प्लस राइबोज शुगर प्लस 3 फॉस्फेट, जो एस्टर बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। सो ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन प्लस राइबोज शुगर प्लस 3 ATP। राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। केल्विन साइकिल के अंदर ये वो कंपाउंड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, और जिस साइकिल की वजह से CO2 से क्या बनेगा, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट CO2 एंड वाटर को यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट पहला ऐसा मॉलिक्यूल है जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, अपने साथ जोड़ेगा, और कौन सी प्रोसेस स्टार्ट करेगा, केल्विन साइकिल। ये आगे फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। राइबोज शुगर इज ऑल्सो यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ NAD एंड NADP। NAD निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हम आगे एंजाइम में पढ़ेंगे। NADP निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को एंजाइम्स हैं। NAD फिलहाल के लिए इतना याद रख सकते हैं कि NAD एंड NADP सिंथेसिस के लिए भी हमें क्या चाहिए, राइबोज। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ टेस्ट विच आर कंडक्टेड टू नो प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सैंपल। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता लगाना हो कि यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है,
नॉर्मल पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज नहीं होती है, लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उसके यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होगी। तो ये यूरिन टेस्ट आप कर सकते हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट आप कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं है। इसी तरह कोई फूड सब्सटेंसर आप पता लगाना चाहते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उसके लिए भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट है क्या? टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे? सैंपल लेंगे, जो भी सैंपल आपको गिवन, अगर यूरिन है तो यूरिन लेंगे, या मान लीजिए आपको पोटैटो में फाइंड आउट करना है तो पोटैटो को क्रश करके उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो और फिल्टर कर लेंगे, फिर इसमें डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे कुछ जो है ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो ये आपको ऐसे कलर का दिखाई देगा। जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो आपको 3 तरह के कलर दिखाई दे सकते हैं। एक तो लाइट ग्रीन है, एक ऑरेंज है और एक रेड है, ब्रिक रेड कलर है। अगर सॉल्यूशन गर्म करने के बाद भी इसमें हमने क्या डाला है? सैंपल प्लस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो अब ये जो रिजल्टेंट मिक्सचर है अगर हीट करने के बाद भी ये ब्लू रहता है, इट मीन्स देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट, नो रिड्यूसिंग शुगर। स्लाइटली ग्रीन हो जाता है, इसका मतलब ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज देयर, कार्बोहाइड्रेट है। रिड्यूस, ये टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए करेंगे, अभी बताएंगे रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। ये टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर के लिए करेंगे। अगर ग्रीन थोड़ा सा आपको ग्रीनिश टिंच दिखाई देता है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है लेकिन बहुत कम अमाउंट में है। इसके बाद ये येलो ऑरेंज कलर है, थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में है, और ब्रिक रेड का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? रिड्यूसिंग शुगर। अब हम इस टेस्ट की केमिस्ट्री देखते हैं कि करता क्या है। जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगी उनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होगा। ये देखिए, ग्लूकोज इज हैविंग CHO, एल्डिहाइड। फ्रक्टोज के पास कीटो ग्रुप है, गैलेक्टोज के पास भी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जितनी भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर हैविंग फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। फ्री क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में, जब नेक्स्ट वीडियो में जब सुक्रोज के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिडक्शन प्रॉपर्टी एक दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। रिडक्शन प्रॉपर्टी इस एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप की वजह से है। तो जिन शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप हैं वो रिड्यूसिंग शुगर हैं, यानी कि किसी एजेंट को क्या कर सकती हैं? रिड्यूस, और इस प्रोसेस में खुद क्या हो जाएंगी? ऑक्सीडाइज। जब एल्डोज या कीटोज शुगर को किसके साथ मिक्स किया? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कॉपर सिट्रेट आयन है जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है Cu2 पॉजिटिव। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कॉपर सिट्रेट आयन है जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2+, मतलब क्यूप्रिक आयन है यहाँ पर, और इसका कलर कैसा है? ब्लू। जब इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को इस शुगर के साथ हम बॉयल करेंगे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो ब्रिक रेड कलर का होगा। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो गया है क्यूप्रिक से क्यूप्रस स्टेट में, Cu2 पॉजिटिव से Cu सिंगल पॉजिटिव। आपको ज़्यादा कुछ याद रहे ना रहे, 2-3 बातें याद होनी चाहिए। पूरा डिटेल से रिजल्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए कहा है। आपको याद क्या होना चाहिए? बेनेडिक्ट टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए है। कौन सी कार्बोहाइड्रेट? रिड्यूसिंग शुगर के लिए है। और बेनेडिक्ट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? Cu2 पॉजिटिव इज रिड्यूस टू Cu पॉजिटिव। और थोड़ा सा कलर भी आप लर्न कर सकते हैं कि जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज होगा? ब्रिक रेड जो है प्रेसिपिटेट्स के अंदर। सो यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ये एग्जांपल लिया है कि जो शुगर हैं दे आर ऑक्सीडाइज्ड, सो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड, जबकि कॉपर आयन का क्या हुआ है यहाँ पर? रिडक्शन। सो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। और जो रिडक्शन प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है? फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप की वजह से। बेनेडिक्ट की तरह एक और टेस्ट अगर हम देखें, फेलिंग टेस्ट, केमिस्ट्री इज सेम। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू परफॉर्म the analysis of presence of, we can check whether the monosaccharide or reducing sugar is present or not. रिड्यूसिंग शुगर की प्रेजेंस को जांचने के लिए टेस्ट करेंगे। रिजल्ट सेम रहेंगे। ब्लू कलर से आपको रेड प्रेसिपिटेट मिलेंगे। अगेन कॉपर का यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन, और जो है शुगर है उसका क्या होगा?
ऑक्सीडेशन। फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट होता है और कॉपर सल्फेट कैसे कलर का है, ब्लू। तो रिजल्ट सेम है, केमिस्ट्री सेम है, थोड़ा सा ये याद रखना है यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट, लेकिन ध्यान रहे दोनों में ही कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जो शुगर है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीड। कलर चेंज भी सेम है, रिजल्ट भी सेम है, केमिस्ट्री भी सेम है, बस ये डिफरेंस रखना है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट। तो फेलिंग टेस्ट भी हम किसके लिए करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि जो गिवन सैंपल है उसमें कोई रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर फेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट को पॉजिटिव शो नहीं करेंगी, बिकॉज नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप फ्री नहीं होते हैं। ये और ज़्यादा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब हम सुक्रोज पढ़ेंगे। सो रिडक्शन प्रॉपर्टी किस शुगर की है, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है। जिस शुगर के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, और इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। यानी कि अगर आप पानी के अंदर चीनी मिलाएं, सुक्रोज इज नथिंग बट टेबल शुगर, चीनी मिलाएं और फिर बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट करें, तो दोनों ही केस में आपको रिजल्ट मिलेगा ब्लू कलर, कोई रेड, ऑरेंज या ग्रीन कलर के चेंज नहीं होगा, बिकॉज जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं वो फेलिंग और बेनेडिक्ट के साथ कैसा रिजल्ट देंगी, नेगेटिव।